हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे भूगोल एनसीईआरटी में अपना चैप्टर 8 जो कि हमारा लास्ट चैप्टर होगा क्लास 6 एनसीईआरटी का। हमारा आज का चैप्टर होगा भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। यदि हम बात करें भारत की जलवायु की तो उससे पहले हम देखें कि हम सभी जानते हैं, हम दिन पर दिन देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं कि मौसम में चेंजेस आते हैं, मौसम में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, कभी तापमान बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। जैसे कि आजकल उत्तर भारत में देखें तो सर्दी का मौसम है, लेकिन आप यदि आप मुंबई, महाराष्ट्र और उधर कर्नाटक में देखेंगे तो वहाँ पर आपको गर्मी देखने को मिलेगी। तो आगे हम बात करें इसी तरीके से क्षेत्रों में भारत में जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। सामान्यतः भारत में जो प्रमुख मौसम होते हैं वो दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है, जो कि अब चल रहा है। मार्च से मई तक गर्म मौसम देखने को मिलता है, जिसे गर्मी का मौसम कहते हैं। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, जो हमारा वर्षा मौसम होता है। और अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम होता है। यदि हम बात करें सर्दी मौसम मौसम की अर्थात शीत ऋतु की, तो ठंडे मौसम में चूंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर सीधी नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। और इसीलिए जैसे कि आप सभी स्वेटर पहने होंगे और हम सभी को ठंड लग रही होगी, तो यही मौसम है हमारा शीत ऋतु। क्योंकि हम सिर्फ भारत की बात, जलवायु की बात कर रहे हैं, तो हम भारत का ही उदाहरण लेंगे। आगे बात करें ग्रीष्म ऋतु की, तो गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें चूँकि सीधी, अधिकतर सीधी ही पड़ती हैं हमारे भारत पर, तो तापमान बहुत अधिक हो जाता है तथा दिन के समय में गर्म एवं शुष्क पवन बहती हैं, जिसे हम लू कहते हैं। और इसीलिए हम सब लू से बचने के लिए बॉडी लोशन भी लगाते हैं, कोई फेस कवर भी करते हैं ना, और एसी भी यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से वो हमारा गर्मी का मौसम होता है भारत की जलवायु में। आगे बात करें दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम के बारे में। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है, अर्थात मानसून शुरू होने का और आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। यदि यह भारत है हमारा, ये भारत है, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, वायु भारत की ओर इस तरीके से नमी लेके चलती जाती है, कुछ इधर से आती है, ऐसे पवनें चलती जाती हैं इस तरीके से। और ये पवनें इस तरह से चलती हुई जाती हैं, ये अपने साथ नमी भी लाती हैं। और यही पवन, नमी से भरी हुई पवन जो पहाड़ों से टकराती हैं तो वर्षा होती है। ठीक है, आगे बात करें मॉनसून के लौटने का मौसम, तो इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मॉनसून के वापस जाने का समय होता है, अर्थात मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। ठीक है, जो पवनें होती हैं वो बंगाल की खाड़ी की ओर वापस जा रही होती हैं, है ना। तो इस मौसम में यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर वर्षा होती है। बात करें किसी स्थान पर अनेक वर्षों में जो मापी गई मौसम की औसत दशा होती है, उसे हम जलवायु कहते हैं। मौसम तो दिन प्रतिदिन बदलता है, आज धूप है, कल घटा है, ठीक है, आज ठंड है, कल वर्षा है, ये तो मौसम हो गया। लेकिन एक दीर्घकालीन जो मौसम चलता है, जैसे कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, ये ऐसा तो नहीं है ना कि आज ही चला है और कल गर्मी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये 2 से 3 महीने तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है। तो इसे हम जलवायु कहते हैं कि ये दीर्घकाल तक चल रहा है, चूँकि निरंतर चल रहा है। ठीक है, भारत की जलवायु को मॉनसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में जो कृषि है
वो भी वर्षा पर ही निर्भर करती है। अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी फसल होगी, ठीक है। अच्छी फसल होगी तो आपको अच्छी ही मंडी में सस्ती ही सब्जियां मिलेंगी। अगर वर्षा नहीं होगी तो सब्जी पर महंगाई आ जाएगी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, इकोनॉमी भी आपकी ज्योग्राफी पे बेस्ड होती है। यदि आप बात करें मार्केट इकोनॉमी की, कृषि इकोनॉमी की। आगे बात करें, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हम देखते हैं भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता होती है, हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे आप यूपी में हैं, दिल्ली में हैं, सभी को सर्दी लग रही होगी। लेकिन आप जैसे जैसे साउथ की ओर जाएंगे आपको वैसे वैसे सर्दी कम होती जाएगी। या अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे, आप उत्तराखंड जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, जम्मू जाएंगे, तो आपको सर्दी और बढ़ती हुई दिखेगी, बर्फ़ देखने को मिलेगी। तो इसी प्रकार से भारत में क्षेत्रीय विभिन्नता जलवायु में देखने को मिलती है। वो किस कारण मिलती है? स्थिति के कारण, ऊंचाई के कारण, ठीक है। आगे बात करें, राजस्थान के मरुस्थल में जैसलमेर हमें देखने को मिलता है, और बीकानेर बीकानेर जो भारत का बहुत ही गर्म स्थान है। यदि हम बात करें, जबकि जम्मू कश्मीर में द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड देखने को मिलती है। ये एक ही समय की चीज़ें हो रही हैं, समझ रहे हैं आप जाके देखेंगे लद्दाख में जून में भी आपको वहाँ पे बर्फीली ठंड देखने को मिलेगी, लेकिन आपको उसी समय में बीकानेर में गर्मी भी देखने को मिलेगी। तो ये सब जलवायु का ही खेल है। आगे बात करें, तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु जो है वो मध्यम देखने को मिलेगी। आपको सुबह शाम की हल्की बहुत सर्दी देखने को मिलेगी, वो भी तब जब वहाँ पे वर्षा होगी। चूँकि समुद्र तट है वहाँ पे, तो यहाँ पर आर्द्रता बनी रहती है और वर्षा होती रहती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मोसिन राम में होती है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, एक जीके का कोई नॉलेज है ये। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है, ठीक है। आगे बात करें हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, तो प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? जैसे हमारे आसपास आपको देखने को मिलेगा खेल का मैदान, वहाँ पे छोटी छोटी घास, वहाँ कोई बीज थोड़ी डालता है उन घास को उगाने के लिए। या आप पर्वतों पे घास देखेंगे, ऐसे झाड़ियाँ देखेंगे, वहाँ हम तुम थोड़ी गए थे बीज डालने के लिए कि यहाँ पे झाड़ियों का बीज हो जाए, बीज से यहाँ पे झाड़ियाँ हो जाए, है ना। या खेल के मैदानों में कहीं भी हम देखते थोड़ी ना है कि वहाँ घास उगाने के लिए कोई बीज डाल रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो वो सब क्या है, जो प्रकृति से निकला है, जो मानव की बिना सहायता के उपजा है, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जैसे घास, झाड़ियाँ, कैक्टस, फूलों वाले पौधे इत्यादि। बहुत से आपको जंगली पौधे मिलेंगे, उन पे बहुत सुंदर सुंदर फूल भी देखने को मिलते हैं। तो वो सब क्या है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं। उनसे आपको औषधि भी प्राप्त होती है और बहुत सारी गुणवत्तापूर्ण चीज़ें भी, महत्वपूर्ण चीज़ें भी मिलती हैं। आगे बात करें उष्णकटिबंधीय वर्षावन की, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं वो ज़मीन तक पहुँच ही नहीं पाती हैं, है ना। और क्या होता है, जब ज़मीन पर नमी नहीं पहुँच पाती है तो वहाँ पर हमेशा नमी बनी रहती है। और ये यहाँ पर वृक्षों की जो है वो अनेक अनेक प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। कौन से वन? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। अपनी अपनी पत्तियाँ गिराते हैं और हमेशा ये हरे भरे दिखाई देते हैं। चूँकि यहाँ पे वर्षा और नमी बनी रहती है तो हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। यदि हम बात करें सदाबहार वन की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में ये वृक्ष पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। हम बात करें सदाबहार वनों के उदाहरण की, तो महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं
सदाबहार वन के। ठीक है, आगे बात करें उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन की। ये सभी भारत की विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन हैं। ठीक है, वनस्पतियां हैं। तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन की बात करें तो इन वनों को मॉनसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष में के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। ये हमारे ही आसपास देखने को मिलते हैं, आप सभी को देखने को मिलता है। पतझड़ जो वन होते हैं, पतझड़ जो मौसम होता है उसमें हमें देखने को मिलता है कि पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उनमें यदि हम बात करें उदाहरण के बारे में, तो ऐसे महत्वपूर्ण जो पेड़ हैं वो है साल, सागौन, ये साबुन नहीं है सागौन है, पीपल, नीम तथा शीशम। ये कुछ उदाहरण हैं जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के उदाहरण हैं। बात करें क्षेत्रों के बारे में कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में ये पेड़ पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ, आप सभी को पता है कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है। तो कटीली झाड़ियाँ इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं वो देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं और पानी की क्षति को कम करने के लिए इन पत्तियों पर बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनके उदाहरण देख लेते हैं, कैक्टस, खैर, बबूल तथा कीकर। आगे बात करें पर्वतीय वनों की वनस्पति के बारे में जो पर्वतों पर पाई जाती हैं। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों में विभिन्नता देखने को मिलती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती जाती है और समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच जो पेड़ पाए जाते हैं उनका आकार आपको शंक्वाकार देखने को मिलता है। आप सभी ने क्रिसमस का ट्री देखा होगा, दिसंबर आ गया, क्रिसमस सेलिब्रेशन चल ही रहा है, तो ये कैसा है, शंक्वाकार है ना, इस तरीके का पेड़ है। तो वैसे ही कुछ पेड़ हमको देखने को मिलते हैं। यदि हम उदाहरण की बात करें तो इन वृक्षों के महत्वपूर्ण जो उदाहरण हैं वो है चीड़, पाइन तथा देवदार। ठीक है, आगे बात करते हैं मैंग्रोव वन के बारे में। यह वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। यह मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। चूँकि एक सुंदरी है जो प्रजाति है पौधे की, वो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो इस प्रजाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुंदरबन पड़ा है। ठीक है, थोड़ी सी हम बात कर लें कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। तो वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, आप सभी को पता है। ये विभिन्न विभिन्न कार्य करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, आप सभी को पता होगा। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यूपीएससी में भी एक दो बार पूछी गई है, अलग अलग तरीके से घुमा के पूछी गई है, पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकती हैं। ठीक है, तो मिट्टी का कटाव कम हो उसके लिए भी पौधे बहुत ज़रूरी हैं। आगे बात करें, वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, शहद मिलता है, गोंद मिलते इत्यादि चीज़ें मिलती हैं जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आगे बात करें, जो पेड़ों की जो कटाई है वो यदि अधिक मात्रा में होगी तो प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं वो हमारी ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए हमें पौधे लगाने चाहिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस चीज़ के बारे में जागरूकता फैलाते रहते हैं। आप और हम भी इस चीज़ में अपना योगदान करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पेड़ों को ना काटें, जितना ज़रूरी हो उतना उनको बचा कर रखें। ठीक है, आगे बात करें वन्य प्राणियों के बारे में। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। जैसे कि हमारे पास हमारे घर हैं, उसी प्रकार जीव जंतुओं को जो वन है वो उनका घर है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कर्मियों नहीं कृमियों का निवास होता है ना, आप सभी को पता है। आगे हम बात करें बाघ के बारे में, तो हम सभी जानते हैं बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है और स्पेशली
गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी की हम बात करें तो हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में भी घूमते हैं। और भी बहुत सारे जानवर हैं जो हमारे भारत में पाए जाते हैं, जैसे तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अलावा बहुत से दूसरे जानवर हैं, जैसे बंदर हुआ, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। पक्षियों की यदि हम बात करें तो पक्षियों में भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता हमें देखने को मिलती है जैसे कि पशुओं की मिलती है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और भारत में बहुत सारे पक्षी देखने को मिलते हैं, तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख इत्यादि। और अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी हैं। ये राष्ट्रीय पक्षी उद्यान किस लिए बनाए जाते हैं हम सभी को पता है, क्योंकि शिकारी जो होते हैं वो इनका शिकार कर रहे हैं, इनकी प्रजातियां कम होती जा रही है और लोग जो अपने घर हैं, जो बिजनेस है उसको बढ़ाने में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है, तो इनके जो निवास स्थल हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं। उसके कारण इनको सुरक्षा देने के लिए, इनको सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, राष्ट्रीय जीव उद्यान इस तरह के उद्यान भी बनाए जाते हैं जिसमें इनको सुरक्षित रखा जाता है। हम सभी जानते हैं कि इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए सभी जानवरों का पृथ्वी पर होना बहुत ही ज़रूरी है ना। तो इसी प्रकार से ये भारत की वनस्पति थी, भारत के वन्य जीव थे जिनके बारे में आज हमने पढ़ा। आगे हम देख लेते हैं अपना आज का क्वेश्चन। तो महोगनी एवं रोजवुड वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है मैंग्रोव वन में, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन में, पर्वतीय वनों में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। हम क्लास में पढ़ चुके हैं। यदि आपने क्लास ध्यान से पढ़ी है तो आप आंसर जरूर जानते होंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको यूपीएससी डेली क्विज़ देखने को मिलेगी, आपको फ्री में बहुत हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी। सो थैंक यू।